निकट भविष्य में खनन अंतरिक्ष यान बोरेलिस अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है। पूरा दल क्रायोपोड्स में सो रहा है क्योंकि उनके पास अपने गंतव्य तक पहुंचने में अभी भी 4 साल बाकी हैं। अचानक एक क्षुद्रग्रह जहाज से टकराता है, जिससे अलार्म बजाने के लिए पर्याप्त क्षति होती है। एक पॉड में एंडी अपने परिवार के एक वीडियो को देखकर चौंक गया है, जो अभी भी पृथ्वी पर है। जहाज के एआई ने घोषणा की कि पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है और उत्तरजीविता प्रणाली सक्रिय हो गई है। यांत्रिक हथियारों का एक समूह आज से कि एंडी के चारों ओर एक विशेष सूट का निर्माण शुरू करता है, जिसमें उसके अपने एआई में सीमित ऑक्सीजन की आपूर्ति शामिल है। जब आपातकालीन प्रक्षेपण सक्रिय हो जाता है और सभी क्रायोपोड बोरेलिस से बाहर निकल जाते हैं, उनमें से अधिकांश सुरक्षित रूप से उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ जोड़े आग में फंस जाते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यान के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे विस्फोट होने लगते हैं। क्रायोपोड्स के थ्रस्टर्स को फायर करने से पहले रोबोट हथियार एंडी के सिर के चारों ओर एक हेलमेट का निर्माण पूरा कर लेते हैं। हालांकि जब वे निकटतम ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि क्रायोपोड्स खतरनाक गति से गिरने लगते हैं। उनमें से कुछ में आग भी लग जाती है और नीचे आते ही विस्फोट हो जाता है। एंडी की पॉड अपने पंख खोलती है, लेकिन वे टूटने लगते हैं और पॉड अपने थ्रस्टर्स खो देता है। अचानक यह किसी ऊंचे इलाके से टकराता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए कठोर भूमि पर फिसलता है, जब तक कि यह अंततः गंदगी के ढेर पर नहीं रुक जाता। एआई में जागने से पहले बेहोश एंडी अपने परिवार को देखता है और सोचता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है, लेकिन एंडी समय रहते डिफाइब्रिलेटर को निष्क्रिय कर देता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि वह एक निर्जन भूमि में फंस गया है। जब वह रेडियो आजमाता है तो कोई उत्तर नहीं देता। अचानक पॉड हिलता है और एआई बताता है कि वे अस्थिर इलाके में हैं, इसीलिए उसे वहां से चले जाना होगा। हालांकि जब वह पॉड खोलने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता है। जब एंडी सर्वाइवल किट की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास फ्लेयर गन नहीं है, क्योंकि उसकी रैंक कम है। दरवाजे पर लात मारने से भी कुछ नहीं होता, इसलिए एंडी अग्निशामक यंत्र से प्रयास करता है, जिससे अंततः कांच टूट जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, पॉड अपनी तरफ लुढ़क जाता है और वह वापस अंदर गिर जाता है। इस प्रक्रिया में टूटा हुआ कांच उसके सूट को नुकसान पहुंचाता है और उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। शुक्र है कि उसके पास एक मरम्मत स्प्रे है जो फटे हुए हिस्से को तुरंत बंद कर देता है। उसी समय इंजन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सीट के पीछे छोटी सी आग लग जाती है। एंडी अपने बेटे का खिलौना लेने के लिए जल्दी करता है और अंततः पॉड से बाहर निकलने के लिए कुछ गंदगी हटाता है, जो अब भारी धुएं के नीचे है। वह चारों ओर देखता है और देखता है कि बोरेलिस में आग लगी हुई है, जो आसमान से गिर रही है, जब तक कि वह ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, जिससे एक बड़ा विस्फोट हो जाए। परिणामी शॉकवेव एंडी से टकराती है और उसे गिरा देती है। वह जल्दी से ठीक हो जाता है और एआई से कुछ जानकारी मांगता है, जिससे पता चलता है कि जहाज ने केवल आधी यात्रा ही की है और वह अज्ञात क्षेत्र पर है। दूर पर एक रोशनी है, इसलिए एंडी रेडियो पर दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करते हुए वहां जाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे बोरेलिस का आधा हिस्सा जलता हुआ और पास में एक फली दिखाई देती है। वह ऑक्सीजन टैंक को पकड़ने के लिए अंदर की जांच करता है और एक साथी चालक दल के सदस्य के गिरते शरीर को देखकर चौंक जाता है। जब उसने करीब से देखा तो उसे ऑक्सीजन टैंक टूटे हुए मिले। इसके बाद एंडी फली के ऊपर खून और टुकड़ों पर ध्यान दिए बिना चला जाता है। कुछ मिनट बाद एंडी को बहुत तेज हवा से घिरी एसओएस लाइटों का एक गुच्छा मिला। इसे ड्वेन द्वारा स्थापित किया गया है, जिन्होंने कुछ उपकरण पुनः प्राप्त कर लिए हैं और पहले से ही भोजन के लिए शवों से मांस प्राप्त करने पर विचार कर रहे हैं। वह दुर्घटना से पहले नेव लॉग देखने में कामयाब रहे और उन्हें पता चला कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए क्षुद्रग्रह बेल्ट के माध्यम से एक शॉर्टकट लिया। यही कारण है कि वे एक अज्ञात क्षेत्र पर हैं। एंडी पृथ्वी पर एक एसओएस संदेश भेजने के लिए उपकरण का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, जिसे पहुंचने में 8 महीने लगेंगे, और यदि बचावकर्ता एक तेज जहाज का उपयोग करते हैं तो वे लगभग 2 वर्षों में यहां पहुंचेंगे। एंडी ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया है, लेकिन ड्वेन बताते हैं कि उन्हें बोरेलिस के दूसरे आधे हिस्से में जीवित रहने का साधन मिल सकता है। जब वह पीछे हटता है, एंडी गलती से मशीन का प्लग निकाल देता है और उसे ठीक करने के लिए घूमता है। उसी समय एक रहस्यमय प्राणी कूदता है और ड्वेन को पकड़ लेता है और बिना कोई निशान छोड़े चला जाता है। जब एंडी अंततः दोबारा मुड़ता है तो वह अकेला होता है। पृथ्वी पर संदेश भेजने के बाद एंडी ड्वेन की बंदूक लेता है और एआई उसे याद दिलाता है कि उसका ऑक्सीजन स्तर कम है।
एंडी ने इसे सबसे बड़े बोरेलिस टुकड़े की ओर जाने के लिए कहा और अन्य बचे लोगों को ढूंढने के लिए लगातार रेडियो की जांच करते हुए चलना शुरू कर दिया। अंततः वह एक चट्टान के किनारे पर पहुंच जाता है और एआई स्वीकार करता है कि उसका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। वह हताशा में चिल्लाते हुए अपने परिवार के बारे में सोचता है, जब तक कि उसे रेडियो पर शोर सुनाई नहीं देता। यह नाओमी नामक एक और जीवित व्यक्ति है। सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है और एंडी तब तक इधर उधर भागता रहता है जब तक वह उसे बिना रुके सुन नहीं लेता। नाओमी अपने पॉड में फंस गई है और उसे क्रूज ट्रैकर्स की तलाश है, लेकिन दुख की बात है कि केवल वह, एंडी और ड्वेन ही जीवित बचे हैं। वह एंडी को अपना स्थान भेजती है, लेकिन एआई उसे चेतावनी देती है कि उसका क्षेत्र अस्थिर है और एंडी के पास उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो सकती है। एंडी ऐसा जोखिम लेने से झिझकता है, इसलिए नाओमी उसे यह बताकर आश्वस्त करती है कि उसके पास उन दोनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। अगले कुछ घंटों तक एंडी नाओमी के साथ बातचीत करते हुए चलने के अलावा कुछ नहीं करता है। अचानक एंडी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह अपने एआई से क्षेत्र को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन वह फंक्शन काम नहीं कर रहा है। जब नाओमी मॉडल का नाम सुनती है तो वह पुष्टि करती है कि एआई को बंद किया जाना चाहिए, और यह एक और चीज है जो कंपनी ने अपनी क्रूज सुरक्षा की परवाह किए बिना पैसे बचाने के लिए की है। अब तक रात हो चुकी है और एंडी को चलते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके हेलमेट की रोशनी बहुत तेज नहीं है। जब वह सोचता है कि उसने कुछ देखा है तो वह ठिठक जाता है, लेकिन वह इसका दोष अपनी कल्पना पर मढ़ देता है और चलता रहता है। कुछ सेकंड बाद वह देखता है कि उसके पैरों के पास चट्टानें लुढ़क रही हैं और वह घबरा जाता है क्योंकि अधिक आवाजें आ रही हैं। ऊपर से कोई छाया उसे देख नहीं पाती है। उस क्षण उसे जमीन में अजीब छेद मिलते हैं और वह उनका पीछा करता है जब तक कि उसे मकड़ी के जाले से ढका एक बड़ा छेद नहीं मिल जाता, जिससे उसे एहसास होता है कि छोटे छेद पंजे के निशान हैं। क्षेत्र में अधिक से अधिक मकड़ी के जाले देखकर एंडी घबरा जाता है और यथासंभव तेजी से चलता रहता है। और बर्फबारी शुरू हो जाती है और एंडी को पता चलता है कि शोर अब गुर्राने जैसा लगता है। पास में कोई बड़ी चीज दौड़ती है और एंडी तुरंत अपने हेलमेट की लाइटें बंद करते हुए छिप जाता है। नाओमी आश्चर्यचकित है क्योंकि उसके स्कैनर में क्रू ट्रैकर्स का एक समूह उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मैं उन ट्रैकर्स से लिंक करता हूं और सिग्नल उसके चारों ओर उसी समय दिखाई देते हैं जब नाओमी कहती है कि वे ठीक उसके सामने हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सकता है। हवा में एक चमकती गोली चलाई जाती है और प्रकाश में पास में एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है। चूंकि इसने दल को खा लिया, इसलिए इसके पेट में ट्रैकर है। चूंकि ड्वेन की बंदूक काम नहीं कर रही है, एंडी चिल्लाता है और मकड़ी के उस पर कूदने की कोशिश करने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। वह अंततः जमीन की एक दरार में गिर जाता है और जब वह ऊपर देखता है तो जीव अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। भयभीत एंडी भागना जारी रखता है, जबकि मकड़ी ऊपर से उसका पीछा करती है और कभी-कभी कीचड़ में भी पहुंच जाती है। एंडी पूरी तरह से सभी हमलों से नहीं बच पाता है। हालांकि राक्षस द्वारा उसका ध्यान भटक जाता है और वह एक चट्टान के किनारे से गिर जाता है। इतनी गति से नीचे लुढ़कना काफी दर्दनाक है, लेकिन कम से कम बर्फ उसकी लैंडिंग को रोक देती है। मकड़ी ऊपर से उस पर दहाड़ती है, फिर भी नीचे नहीं आती। इस तरह के अनुभव के बाद एंडी घबराता रहता है और नाओमी उसे रोकती है और बताती है कि उसका ऑक्सीजन स्तर गिर रहा है। यह पता चला कि गिरने से उसके सूट पर एक और फट गया है, इसलिए एंडी ने उसे स्प्रे से सील करने की जल्दी की। वह अपने बचे हुए सभी स्प्रे का उपयोग करके इसे बंद करने में सफल होता है। उसी समय रेडियो में ड्वेन की आवाज मदद मांगती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह मकड़ियों के झुंड से लड़ रहा है। नाओमी सोचती है कि एंडी को उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन एंडी राक्षसों से लड़ना नहीं चाहता है और उसका स्कैनर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। हालांकि जब नाओमी ने बताया कि ड्वेन को ऑक्सीजन मिलेगी तो उसने अपना मन बदल लिया। जैसे ही एंडी दुर्घटनाग्रस्त पॉड्स के बीच दौड़ता है, वह ड्वेन द्वारा फायर किए जा रहे फ्लेयर्स को देखता है और अंततः उसे ढूंढने के लिए उनका पीछा करता है। ड्वेन राक्षस की कमजोरी को साझा करने ही वाला है कि मकड़ी फिर से उस पर कूद पड़ती है, इसलिए एंडी को छिपना पड़ता है और रेडियो पर सुनना पड़ता है कि ड्वेन कैसे मारा गया है। वह भागने की उम्मीद में एक अलग पॉड के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है। तभी उसे पास में एक दूसरा राक्षस मिलता है जो शवों को खा रहा है। नाओमी एक पॉड में रोशनी में एआई आवाज को सक्रिय करती है और एक मकड़ी इससे विचलित हो जाती है, जिससे एंडी को भागने और दूसरे पॉड के अंदर छिपने की अनुमति मिलती है। फिर नाओमी दूसरे प्राणी का ध्यान भटकाने के लिए एक अलग पॉड को सक्रिय करने की कोशिश करती है। हालांकि वह गलती से एंडी की लाइट चालू कर देती है और वह एक शव को देखकर चौंक जाता है।
शुक्र है कि वह अन्य सभी पॉड्स को भी सक्रिय करने में सफल हो जाती है और अब जब दोनों मकड़ियों का ध्यान भटक जाता है तो एंडी अंततः भाग सकता है। जल्द ही राक्षसों को एहसास होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है और वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब एंडी एक धूमिल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वे रुक जाते हैं। मकड़ियों के जाने के बाद एंडी नाओमी से कहता है कि उसे भी एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए, लेकिन नाओमी अपने पैरों को महसूस नहीं कर पाती है। उसे घबराहट का दौरा पड़ने लगा है, इसलिए एंडी ने उसे शांत करने में मदद करने के लिए वह गाना गाया जो वह अपने बेटे के लिए गाता था। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और जुगनुओं के एक झुंड के सामने आता है जो अपनी रोशनी से एक सुंदर दृश्य बना रहा है। एक उसके हेलमेट पर उतरता है और अचानक उस पर हमला करने के लिए लाल हो जाता है। यह अकेले नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जल्द ही बाकी जुगनू भी लाल हो जाते हैं और एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। बस थोड़ा सा दौड़ना ही उन्हें पीछे छोड़ने के लिए काफी है। हालांकि गुर्राने की आवाज से संकेत मिलता है कि जुगनू किसी और चीज से डरे हुए थे। अचानक जमीन खुल जाती है और एक राक्षस का विशाल मुंह एंडी को पकड़ने के लिए बाहर आता है और उसे जगह पर जमाए रखने के लिए एक गंदे पदार्थ से ढक देता है। एंडी को तब तक थोड़ा थोड़ा करके निगला जाता है जब तक कि उसके शरीर का हर इंच जानवर के मुंह के अंदर न आ जाए। एआई को याद करते हुए एंडी ने घोषणा की कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। डिफाइब्रिलेटर सक्रिय हो जाता है और परिणाम स्वरूप बिजली का झटका इतना मजबूत होता है कि राक्षस एंडी को बाहर निकाल देता है। जीव अब बहुत गुस्से में है और उसके पीछे आ रहा है, इसलिए एंडी पेड़ के तने जैसी दिखने वाली किसी चीज के अंदर छिपने के लिए दौड़ता है। वहां जमीन में एक छेद है जिससे एंडी गिर गया और जुगनू के घोंसले में समा गया। छोटे एलियंस तुरंत लाल हो जाते हैं और जब वह भागता है तो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। केवल तभी उसे अकेला छोड़ते हैं जब वह सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाद में एआई ने एंडी को सूचित किया कि उसका वर्तमान ऑक्सीजन स्तर बोरेलिस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन नाओमी तक पहुंचने की संभावना नहीं है, जो यह भी सोचता है कि उसे जहाज पर जाना चाहिए। एंडी ने अब हार मानने से इनकार कर दिया और उसकी दिशा में दौड़ता रहा। जल्द ही वह दुर्घटना से आग की लपटों से घिर गया और उसे सांस लेने में इतनी परेशानी हुई कि वह गिर गया। आगे बढ़ने की ताकत जुटाकर एंडी खुद को फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है और अंत में नाओमी को उसके बर्तन में पाता है। वह तुरंत उसे अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलती है और अब वह फिर से आसानी से सांस ले सकता है। इसके बाद वह उसके पैर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ उतने मजबूत नहीं हैं। शुक्र है कि चूंकि वह उच्च रैंक पर है, इसलिए उसकी आपातकालीन किट में कई उपकरण हैं और एंडी उसे निकालने के लिए एक का उपयोग कर सकता है। नाओमी को थोड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन कम से कम पैर नहीं टूटा है। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दर्द के कारण नाओमी के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एंडी एक स्प्लिंट बनाता है जिससे उसे मदद मिलती है। जब नाओमी ड्वेन की बंदूक की जांच करती है तो मकड़ियों का एक झुंड धीरे धीरे उन्हें घेर लेता है। दोनों तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं और नाओमी अपनी सुड़ई से अपने पैर को हिलाने के लिए दवा का इंजेक्शन लगाने के लिए कहती रहती है। जैसे ही मकड़ियां उनका पीछा करती हैं, नाओमी और एंडी बोरेलिस के दूसरे आधे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जो अच्छी स्थिति में लगता है। दोनों दौड़ते रहते हैं और नाओमी गिर जाती है, इसलिए एंडी उसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। मकड़ियां पहले से ही कूदने के करीब आ रही हैं और जोड़ी उनके पीछे का रास्ता रोकने के लिए क्रैश को धकेलती रहती है, जिससे वे भी गिर जाते हैं। एक मकड़ी उन्हें पकड़ने ही वाली होती है, इसलिए नाओमी एक गोली चलाती है जिससे राक्षस उसके पीछे भागने लगता है। वह अन्य मकड़ियों का भी ध्यान भटकाने के लिए दूसरी गोली चलाती है और अब वे पहाड़ी पर तब तक भागती रह सकती हैं जब तक कि वे अंततः बोरेलिस में प्रवेश नहीं कर जाती। नाओमी को नियंत्रण कक्ष में परेशानी हो रही है और मकड़ियां करीब आ रही हैं, लेकिन जब कोई अंदर जाने वाला होता है तो वह अंततः इसे बंद कर देती है और दरवाजा प्राणी को मार देता है। जब नाओमी और एंडी जांच करने जाते हैं तो अन्य मकड़ियां दरवाजा पीटना शुरू कर देती हैं। काफी नुकसान हुआ है, लेकिन लाइटें काम कर रही हैं, यानी बैकअप जनरेटर अच्छा है। कार्गो में उसकी आपूर्ति के बक्से और एक स्थिर वातावरण होता है, इसलिए मदद आने तक उन्हें यहां जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। एक चौथाई हिस्से पर खून का निशान है और वे तब तक उसका पीछा करते हैं जब तक उन्हें मुख्य कंसोल नहीं मिल जाता, जो आंत और मकड़ी के जाले से ढका हुआ है। दोनों छिप जाते हैं जब वे देखते हैं कि एक बड़ी मकड़ी अंदर आती है और अपना पेट खोलकर और भी अधिक मानव अंग और यहां तक कि एक हेलमेट भी गिरा देती है। एंडी बीमार महसूस करता है और खुद को उल्टी निगलने के लिए मजबूर करता है। शुक्र है कि मकड़ी उन्हें देखे बिना ही चली जाती है और दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक और भी बड़े राक्षस के बाहर आने के लिए छत से एक दरवाजा खुलता है।
एंडी ने नाओमी स्कोल्जिन की सुरक्षा के लिए तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और बताया कि अब वे एयरलॉक में फंस गए हैं। जैसे ही मकड़ी दाहिने दरवाजे को पीटना शुरू करती है, एंडी बाएं दरवाजे को एक उपकरण से मारना शुरू कर देता है, लेकिन यह बेकार है। वे केवल हार मान सकते हैं और अपने अंत की प्रतीक्षा में बैठे रह सकते हैं। एंडी नाओमी को बताते हुए अपने परिवार का एक वीडियो चलाता है कि वे एक कार दुर्घटना के दौरान मर गए और अब वह उत्तरजीवी के अपराध बोध से निपट रहा है क्योंकि वह गाड़ी चला रहा था। नाओमी स्कोल्जिन ने फिर से उसे याद दिलाया कि वह जीवित है, उसके लिए धन्यवाद। नाओमी और एंडी हग सोच रहे हैं कि वे मरने वाले हैं, लेकिन उसी समय नाओमी को एंडी के सूट पर जुगनुओं से भरा एक गोला फंसा हुआ मिला। जब मकड़ी अंततः अंदर घुस जाती है तो वे उस पर गोला फेंकते हैं और जुगनू तुरंत प्राणी पर हमला करते हैं, जिससे वह पीछे हट जाता है। दोनों दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए मुख्य पैनल पर एक बटन दबाते हैं और तेजी से कार्गो बे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी रुकते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हैं। मकड़ी अपने शरीर से जुगनुओं को निकालने में सफल हो जाती है और मनुष्यों के पीछे आती है जो दरवाजा बंद नहीं कर सकते। वे हमले से बचने के लिए मंच से कूद जाते हैं और मकड़ी उसी समय कार्गो बे पर उतर जाती है। वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और फिर से उनके पीछे आता है, इसलिए एंडी अपना स्प्रे सीधे उसके मुंह में फेंक देता है। राक्षस उसे काटता है और स्प्रे उसके चेहरे पर फूट जाता है, जिससे दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद मकड़ी इंसानों तक तेजी से पहुंचने के लिए छत पर दौड़ती है और उनके ठीक पीछे उतरने के लिए छलांग लगाती है। वे दोनों गिर जाते हैं, लेकिन नाओमी तेजी से उठती है और राक्षस का पीछा करने के लिए दौड़ती है और कहती है कि एंडी को उसे मारने का कोई तरीका निकालना चाहिए। यह देखते हुए कि कार्गो बे में अभी भी पॉड हैं, एंडी ने अपने एआई से एक कार्यशील पॉड ढूंढने के लिए कहा जो सबसे ऊपर है। एंडी जितनी जल्दी हो सके पॉड्स की आखिरी पंक्ति पर चढ़ जाता है और शीर्ष प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। उसी समय नाव